Good evening to everyone. Hope you all are doing good. So कल मैंने AIH के बारे में बताया था आपको. AIH के गेस्ट पेपर मैंने बताया था कहाँ कहाँ से किस किस तरीके से टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. तो और मैंने भी बताया था कि जो कोर्स ऐप पे अवेलेबल है उसमें सारे के सारे जो आपके सिलेबस से जितने भी टॉपिक्स हैं सारे कवर हैं. तो आप वहाँ से जाके उसके डिटेल नोट्स वगैरह वहाँ से आप जाके ले सकते हैं. तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं, आज हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल साइंस की. पॉलिटिकल साइंस जो आपका सब्जेक्ट है उसका जो पेपर फर्स्ट है जो कि मेजर और माइनर, जो भी मेजर और माइनर के स्टूडेंट होंगे वो सबके लिए होता है. ठीक है, माइनर वालों के लिए भी होता है, मेजर वालों के लिए भी होता है. मेजर वालों को 2 पेपर देने होते हैं, माइनर वालों को केवल 1. तो मेजर वाले जो भी बच्चे या माइनर वाले जो भी बच्चे हैं वो पेपर फर्स्ट आप दोनों को पढ़ना है. तो इसका जो एक मॉडल पेपर है आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे. तो जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि मॉडल पेपर डिस्कस करने से पहले सबसे पहले आपको जो सिलेबस है उससे गो थ्रू होना पड़ेगा. जब तक आपको सिलेबस नहीं पता होगा तब तक आप किसी भी तरीके का मॉडल पेपर ना गेस कर सकते हैं, ना ही उसके बारे में आप कुछ भी जान सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, और हाँ, एक कल मैं जब बता रहा था AIH के बारे में तो एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था. उसमें मिस्टेक ये था कि जब भी आप आंसर राइटिंग करिए AIH के किसी भी मतलब AIH के जो पेपर फर्स्ट हैं या पेपर सेकेंड हैं, जब भी आंसर राइटिंग करिएगा तो आंसर राइटिंग करते समय सबसे पहला जो आप इंट्रोडक्टरी पार्ट हो या फिर इंट्रोडक्टरी पार्ट के बाद का जो एक पोर्शन होता है जो बॉडी पार्ट से ऊपर वाला, ठीक है, मतलब बॉडी पार्ट से पहले जो आप लिखते हो उसमें आप सोर्सेज को जरूर मेंशन करिएगा. अगर आप सोर्स मेंशन करेंगे तो आपके नंबर मिलने के चांसेस और बढ़ जाते हैं, क्योंकि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में जो भी आप आज देख पा रहे हो या जो भी आज पढ़ पा रहे हो वो सारे के सारे सोर्सेज के बिहाफ पे ही हैं. सारे सोर्स जो हैं उन्हीं के बिहाफ पे आज एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को गढ़ा गया है. ऐसा कोई उस प्राचीन काल का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने आके यहाँ पे कुछ बोल दिया हो और उसी के बेस पे हम लोग हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हैं. ऐसा कुछ नहीं है. चाहे वो लिटरेरी सोर्सेज हों, चाहे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हों, जिस सोर्सेज से जो चीज़ें पता चली हैं. जैसे आप चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको उसमें इंडिका को मेंशन करना पड़ेगा एज ए लिटरेरी सोर्सेज. ठीक है, और कुछ जो अशोका के इंस्क्रिप्शन है उसको भी आप मेंशन कर सकते हो कि चंद्रगुप्त मौर्य या फिर मॉडर्न डायनेस्टी के बारे में अशोका के इंस्क्रिप्शंस या उनके पिलर. ठीक है, तो ये सब जो सोर्सेज हैं, और एक बुक है आपका अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य जी के द्वारा लिखा गया था. तो ये सारे के सारे जो लिटरेरी या आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं जब भी आप आंसर राइटिंग करिए तो उसमें जरूर मेंशन करिए, क्योंकि जब एग्जामिनर कॉपी साइन करेगा तो उसे पता तो चले कि भाई आपने जो आंसर लिखा है किसके बिहाफ पे लिखा है. ठीक है, तो ये आप उसमें ख्याल रखिएगा. बाकी पॉलिटिकल साइंस में पेपर फर्स्ट में जो मॉडल पेपर आपका है वो आज मैं PDF बना के लाया हूँ, क्योंकि कल डिजिटली समझा पाना थोड़ा सा ऑकवर्ड हो रहा था. तो मैं आज PDF बना के लाया हूँ, और PDF आपको यूट्यूब चैनल पे जाओ. आप यूट्यूब पे अगर वीडियो देखेंगे तो यूट्यूब पे आपको आपके डिस्क्रिप्शन में उस PDF का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा. और बाकी जो बच्चे कोर्सेज में हैं उनको तो ऑलरेडी वो प्रोवाइडेड कर दी जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप पे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम लोग कल शुरुआत किए थे तो पहले हम लोग देखते हैं सिलेबस के बारे में. तो पहले सिलेबस को देखने से पहले तो मॉडल पेपर करने से पहले पहले आप सिलेबस देखिए आखिर आपके सिलेबस में क्या क्या दिया गया है. तो ये रहा आपका सिलेबस, और इसमें देखिए यूनिट फर्स्ट में क्या क्या दिया गया है. यूनिट फर्स्ट में आप देखेंगे कि डेफिनेशन किसका, पॉलिटिकल साइंस का. ठीक है, ये पॉलिटिकल साइंस का डेफिनेशन है. पॉलिटिकल साइंस का डेफिनेशन, फिर उसका नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, देन रिलेशन विथ अदर सोशल साइंस एंड मेथड ऑफ स्टडी. ठीक है, ये आपका यूनिट फर्स्ट है. अब यूनिट फर्स्ट में आप देखते हैं नॉर्मल डेफिनेशन है, नेचर एंड स्कोप है, रिलेशन विथ अदर सोशल साइंसेज हैं, और मेथड ऑफ स्टडी है. तो इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसके बेस पे कैसे क्वेश्चन डिजाइन कर एग्जामिनर कर सकते हैं. तो इसके लिए आप इसको जो मैं मॉडल पेपर बना के लाया हूँ इसमें आप देख सकते हैं कि आपका जो डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, रिलेशन विद अदर सोशल
साइंसेज एंड मेथड ऑफ स्टडी। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कैसे पूछा जा सकता है आपसे, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए कि डिफाइन द पॉलिटिकल साइंस, डिस्कस द नेचर एंड स्कोप विद द रेफरेंस टू द मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि डिफाइन द पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस को डिफाइन करिए कि आखिर पॉलिटिकल साइंस है क्या। ठीक है, नेक्स्ट आपको पूछा जा सकता है उसी क्वेश्चन में डिस्कस इट्स नेचर एंड स्कोप, उसका नेचर और उसका स्कोप, उसकी प्रवृत्ति क्या होती है, उसका स्कोप क्या है, उसको डिस्कस करिए विद द रेफरेंस, किसका रेफरेंस देके, रेफरेंस ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, जो आपके मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हुए, चाहे रूसो हुए, चाहे आपके रूसो हैं या फिर मार्क्स, कार्ल मार्क्स हैं, तो इन लोगों के बेस पे आपको रेफरेंस देके इसको डिस्कस करना है। तो इसके लिए आपको फिर से कोर्स बाई करना पड़ेगा, या फिर अगर ऑलरेडी आप ज्वाइन किए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इस यहाँ वहाँ पे मैंने पूरा डिटेल में इसको कवर किया है, और मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स जो हैं उनको भी मैंने मेंशन किया हुआ है, उनके रेफरेंस से ही ये क्वेश्चन को आप हैंडल कर सकते हैं। एग्जैक्ट लाइन आपके क्वेश्चन पेपर में नहीं आ सकता है, लेकिन हो सकता हो कि इस जो क्वेश्चन है ये इसके ऐसा ही क्वेश्चन कुछ ऐसा फ्रेम होगा, लेकिन आपका जो कंटेंट होगा, जो आंसर होगा, सेम होगा। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें कुछ अलग से कुछ पूछा जा सकता है, मीनिंग थोड़े से वर्ड्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन मीनिंग सेम ही होगा। तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हो कि कुछ इस तरीके का बन सकता है। अगर आप इस क्वेश्चन को डील करना है तो क्या करोगे, कैसे इसको लिखोगे, कैसे तो इसको लिखने का सबसे सिंपल सा तरीका है कि आपको देख रहे हैं कि डिफाइन पॉलिटिकल साइंस, डिफाइन पॉलिटिकल साइंस, तो पहले लिखा हुआ डिफाइन पॉलिटिकल साइंस। तो आपको सिंपल सा पहले कुछ नहीं करना है, पहले आपको डेफिनेशन देना है पॉलिटिकल साइंस का, आपको नॉर्मल सा पॉलिटिकल साइंस का डेफिनेशन देना है। फिर अगेन क्या करेंगे आप, अगेन जो लिखा हुआ है डिस्कस द नेचर एंड स्कोप विद द रेफरेंस ऑफ मॉडर्न थिंकर्स, तो नेचर एंड स्कोप देन पहले आप इंट्रोडक्टरी पार्ट में, इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप डेफिनेशन लिखिएगा, मतलब मैं बताया कि शुरुआत में आप किससे शुरू करेंगे, तो डेफिनेशन देंगे। डेफिनेशन दे दिया आपने पॉलिटिकल साइंस का। नेक्स्ट आप नीचे लिखेंगे नेचर एंड स्कोप, नेचर एंड स्कोप, देन आप नेचर एंड स्कोप को डिस्कस करेंगे। और इसमें जब आप किसी भी पॉलिटिकल थिंकर्स का कोई भी थॉट या फिर उनके नाम को मेंशन करेगा, तो कोशिश ये करेगा, या तो अगर आप ब्लू पेन से पूरा लिखना है तो उसको ब्लैक कर दीजिएगा, या अगर बाय द वे ब्लू पेन से भी लिख दिए तो उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। ठीक है, और लिखते समय ध्यान रहे कि राइटिंग का विशेष ध्यान दीजिएगा। राइटिंग का सेंस ये नहीं कि आप एकदम कर्सिव राइटिंग और मस्त एकदम वो टाइपराइटर जैसे टाइप करता है वैसे लिखना है, ऐसा भी कुछ मैंडेटरी नहीं होता है। राइटिंग का मतलब ये होता है कि एग्जामिनर आपके लिखे हुए चीज़ को पढ़ पाए और उसको समझ पाए, बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, तो स्पीड भी मेंटेन करना है, तो मैं बहुत ज़्यादा राइटिंग पे जोर नहीं दे सकता, वरना कि स्पीड, अगर राइटिंग एकदम बना के लिखने जाएंगे तो पता चलेगा कि 4 में से 2 ही क्वेश्चन हो पाएंगे, 2 छूट जाएंगे। तो राइटिंग भी ऐसे लिखना है कि एग्जामिनर देख पाए, समझ पाए, उसको पढ़ पाए। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखिएगा, नेचर एंड स्कोप लिखिएगा, और उसमें पॉलिटिकल थिंकर्स के थॉट्स को अटैच करते जाइएगा। ये आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, इसके अलावा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो याद रहे, अगर इसको डेफिनेशन, अब 2 ही टॉपिक इसमें आप ऐड कर रहे हैं, तो आपको ख्याल रहेगा कि कम से कम एक टॉपिक्स पे एक पेज तो लिखेंगे ही लिखेंगे। अब जो मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं उनके बारे में भी अगर आप कुछ डिफाइन कर रहे हैं तो एटलीस्ट 5 से 6 लाइन में डिफाइन करेगा, जिससे एक थोड़ा सा जो आपका क्वेश्चन का जो वेटेज है वो थोड़ा सा लगे कि हाँ बच्चे ने कुछ पढ़ के आया, कुछ लिखा, वरना एक ही पेज में ना निपटा दीजिएगा, पता चले कि 15 में से कुछ ना मिले। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से डील कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप क्वेश्चन देखेंगे सेम इसमें, तो एग्जामिन द इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एग्जामिन द इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम स्टडी ऑफ स्टेट टू द स्टडी ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्या पहला क्वेश्चन क्या इसमें पूछ रहा है, एग्जामिन करिए इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस को, कैसे पॉलिटिकल साइंस का कैसे इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन का मतलब क्या है कि आपको ओरिजिन से लेके और इसके लास्ट फेज तक डिफाइन करना है। ठीक है, कैसे पॉलिटिकल साइंस सोसाइटी में आया, कैसे लोगों के बीच पॉलिटिकल साइंस का एक नींव रखा गया, तो उसको पहले एग्जामिन करेंगे। देन आप क्या करेंगे, फ्रॉम स्टडी ऑफ स्टेट,
अब फिर से आप कह रहा है कि स्टडी ऑफ स्टेट, स्टेट की स्टडी से लेके फ्रॉम द स्टडी टू द स्टडी ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। अब कैसे एक पावर का डिवीजन हुआ, कैसे एक सेंट्रल अथॉरिटी या फिर एक फेडरल लेवल पे कोई एक गवर्नमेंट बनी, या फिर इसका कैसा स्ट्रक्चर रहा है। तो आपको सिंपल सा पहले इसको क्या करेंगे, इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस के इवोल्यूशन को डिफाइन करेंगे, देन आप स्टेट को डिफाइन करेंगे और पावर एंड अथॉरिटी को डिफाइन करेंगे। तो जब पावर स्टेट को डिफाइन करने जाएंगे तो स्टेट का पार्ट कौन कौन सा होता है, टेरिटरी, गवर्नमेंट, ठीक है, मिलिट्री, ये एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये स्टेट का पार्ट है। तो जब आप स्टेट को डिफाइन करेंगे तो आप जब उसमें ये टेरिटरी है, टेरिटरी को डिफाइन करेंगे या फिर गवर्नमेंट को डिफाइन करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन करेंगे, मिलिट्री को डिफाइन करेंगे, तो उसमें पॉलिटिकल साइंस का एक पूरा फ्रेम बन जाएगा। पावर जब डिफाइन करेंगे और अथॉरिटी को जब डिफाइन करेंगे तो भी आपका पॉलिटिकल साइंस का बन जाएगा। आखिर किसी को कोई पावर देता है तो उसके पीछे कोई लॉ है, ऐसा तो है नहीं किसी को एब्सोल्यूट पावर दे दिया गया है। एब्सोल्यूट पावर किसके पास होता है, मोनार्क जो होते हैं उनके पास होता है कि जैसे चाहे वैसे डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करेंगे तो वहाँ पे किसी को एब्सोल्यूट पावर नहीं दिया जाता है कि जिसकी जो मर्जी वो कर ले। हालांकि अब पावर का गलत इस्तेमाल करके कर लेते हैं तो अलग बात है, लेकिन किसी को एब्सोल्यूट पावर नहीं दिया जाता है कि आपकी जो मर्जी आप करिए, ठीक है। अथॉरिटी की बात हो रही है तो वही सेंट्रल अथॉरिटी जो आप जिसको आपने नॉमिनेट करके, जिसको आपने इलेक्ट करके भेजा हुआ है, जिसको ये अथॉरिटी मिला हुआ है कि आप लोगों के हित में या वेलफेयर में सोच सकते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, पॉलिटिकल साइंस इज बोथ साइंस एंड आर्ट। पॉलिटिकल साइंस इज बोथ साइंस एंड आर्ट। पहले आप इसको, ये एक स्टेटमेंट है, ध्यान से देखिएगा कि पॉलिटिकल साइंस इज बोथ अ साइंस एंड आर्ट, क्रिटिकली एनालाइज दिस स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको आपको एनालाइज करना है। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, अगर इस क्वेश्चन को शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले आपका आंसर स्टार्ट होना चाहिए यस से। यस लिखेंगे, यस पॉलिटिकल साइंस इज बोथ अ साइंस एंड आर्ट। देन उसके बारे में डिफाइन करेंगे कि साइंस कैसे है और आर्ट कैसे है। कभी भी देखिए जब दो चीज़ को डिफाइन किया जाता है, जैसे यहाँ पे पूछा हुआ साइंस भी है और आर्ट भी है, तो जब आप साइंस के बारे में डिफाइन करेंगे तो साइंस को डिफाइन करते करते आपको उसके प्रोज और कॉन्स दोनों को डिफाइन करना होता है। और साथ ही साथ अगर आप आर्ट पे डिफाइन करना है तो आर्ट के भी प्रोज और कॉन्स दोनों डिफाइन करेंगे, उसके बेनिफिट्स क्या हैं और उसके कुछ लिमिटेशंस क्या हैं, ये सारे आप डिफाइन करेंगे। क्रिटिकली एनालाइज का मतलब होता है कि आपको प्रोज और कॉन्स, मतलब कि उसके जो फायदे हैं वो और उसकी जो लिमिटेशंस हैं वो सब आपको डिफाइन करना होगा इस स्टेटमेंट के बारे में। नेक्स्ट देखेंगे, डिस्कस द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस इन द लाइट ऑफ कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल सा जो आप नेचर ने स्कोप डिफाइन किए हुए हैं, ये उसी पे हल्का फुल्का बेस्ड क्वेश्चन है कि आप पूछ रहा है डिस्कस द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का स्कोप क्या है, आखिर पॉलिटिकल साइंस जो आज पॉलिटिकल साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं या फिर उसको इतना तवज्जो दी जा रही है, क्यों दी जा रही है, आखिर पॉलिटिकल साइंस का मेन यूज क्या है, ठीक है, सोसाइटी को कंस्ट्रक्ट करने में क्या पॉलिटिकल साइंस का योगदान है। तो ये आप सब हेडिंग देके इसको डिफाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें क्या रहा है, इन द लाइट ऑफ कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल डेवलपमेंट, कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है समकालीन। जैसे कि सपोज करिए कि आज उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, एक केरला के सीएम है, ठीक है, तो आज से 100-200 साल बाद अगर बाय द वे दुनिया खत्म हो गई, या फिर सपोज करिए कि कोई ऐसा नेचुरल क्लाइमेटी आ गया, नेचुरली कोई डिजास्टर आ गया जिससे पूरा का पूरा अर्थ बराबर हो गया, फिर से कोई रिसर्च हुआ, उस पर एग्जीबिशन हुआ, तो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश से भी कोई एक शिलालेख मिल जाएगा जिसपे माननीय योगीनाथ जी का नाम लिखा रहेगा, और कहीं साउथ में भी कोई डिगिंग करेगा या फिर एग्जीबिट करेगा तो देखेगा उस पर जो एम.के. स्टैलिन है उनका नाम लिखा रहेगा। तो जब टाइम फ्रेम दिखेगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि जो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट थी या और जो केरला की गवर्नमेंट थी, ये दोनों एक समय पे कंटेम्प्रेरी रहे हैं। कंटेम्प्रेरी मतलब दोनों एक ही समय पर रूल कर रहे थे, बट अलग अलग रीजन में रूल कर रहे थे। तो उसी तरीके से यहाँ पे कंटेम्प्रेरी का डेफिनेशन है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट जब की बात करेंगे तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट जब हम देखते हैं तो जब भारत की पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात करेंगे या फिर वेस्टर्न पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स को लेके चलना पड़ेगा, कंपैरेटिव होकर थोड़ा सा आपको डिफिनेशन देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या आपकी जरूरत है कि आपको वेस्टर्न्स के भी कुछ पॉलिटिकल थियरी आपको पता होनी चाहिए, और इंडिया में भी कैसे पॉलिटिकल साइंस इवोल्यूशन हुआ था उसके बारे में पता होना चाहिए, तभी आप कंपेयर करके इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री से कोरिलेट है एंसेंट पॉलिटिकल साइंस। अगर आप थोड़ा सा, अगर मैं इसको मैं थोड़ा सा डिफाइन करूं तो अगर थोड़ा सा आप देखे होंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट
1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, फिर आपके चार्टर एक्ट आते हैं 1793, फिर चार्टर एक्ट आता है 1813। तो ये आप देख पा रहे हैं कि जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, हिस्ट्री को जब पढ़ते हैं तो रेगुलेटिंग एक्ट में को भी हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं, और जब हम पॉलिटिकल साइंस के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ही पढ़ते हैं तो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट से ही शुरू होता है। क्यों रेगुलेटिंग एक्ट से क्यों शुरू होता है? क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको जो क्वीन थी उनसे उनको मोनोपॉली मिली थी ट्रेड की मोनोपॉली कहाँ मिली थी कि ईस्ट से, केप ऑफ गुड होप से लेके ईस्टर्न एरिया में जितने भी हैं उसमें वो मिडिल ईस्ट को छोड़ के केप ऑफ गुड होप और एक मैगलेनिया जो एक पोर्ट है उसके बीच का जितना एरिया है आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। उस एरिया के बीच में कोई अनदर ट्रेडर नहीं आ जाएगा, इवन ब्रिटिशर्स के भी कोई ट्रेड नहीं कर सकते हैं, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना रेगुलेशन, अपने मोनोपॉली का गलत इस्तेमाल किया, भारत में बहुत से एरिया को कॉन्कर कर दिया और साथ ही साथ आए थे ट्रेडर की तरह। और कुछ ही समय बाद आप देखते हैं कि जैसे प्लासी का युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध 1757 और 1764 के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद ऑलमोस्ट जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो नॉर्दर्न एरिया पे कंट्रोल अपना हक जता ली थी। तो आप देखते रहे थे कि जो एक ट्रेडर के रूप में आई थी वो अब धीरे धीरे एक एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में काम करना शुरू कर दी थी। तो इस बात की भनक जब ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगी तो उन्होंने एक रेगुलेटिंग एक्ट बनाया 1773। फिर उन्होंने गवर्नर जनरल चेंज किए, गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना, फिर वायसराय बने। ये सब आप जब पढ़ेंगे उसमें तो आप देखेंगे। तो हिस्ट्री से रिलेटेबल है। तो जब आप पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री दोनों को डिफाइन करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ऐसे टाइम फ्रेम है जैसे कि 1773 से लेके और 1947 तक अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं या फिर पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो इनमें दोनों का ही कंपाइलेशन है। अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का तो आपको यहीं से पढ़ना होगा। और अगर आप ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ें, जब भारत में आता है या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, उस पर जो एक्ट लगाए जाते हैं कि उनके पावर्स को थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए, तो भी आपको यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से ही। और जब क्वीन प्रोक्लेमेशन, जब क्वीन जब ये एक्सेप्ट करती हैं कि अब जो इंडिया है उसको गवर्न कौन करेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी, और उसमें एक एक्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। 1757 के क्रांति के बाद, आफ्टर द रिवोल्यूशन ऑफ 1857, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1858 में। इसमें क्या होता है कि जो कारण हुए होते हैं 1857 के क्रांति में, ठीक है, 1857 के जो रिवोल्यूशन में जो कारण हुए रहते हैं उन सब कारणों को यहाँ पे उसको एबॉलिश किया जाता है, उसको खत्म किया जाता है। जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स होता है, सब्सिडरी अलायंस पे भी, सब्सिडरी अलायंस जो ये चालू किए होते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, जो सब्सिडरी अलायंस चालू हुआ होता है उसको भी खत्म किया जाता है। तो ये आप देखेंगे कि यहाँ से क्वीन हैंडल करती हैं। और यहाँ से भारत का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हो जाता है, अब यहाँ से क्या होता है कि अब जो आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो अब ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक सेक्रेटरी अपॉइंट करती है, जो कि लंदन में ही रहता है, ब्रिटिश में ही बैठा होता है, उसी एरिया में वहीं पे रहते हैं, सेक्रेटरी होते हैं। और यहाँ पे एक इंडियन काउंसिल बनाया जाता है भारत में, जो कि भारत में जो समस्याएं हैं वो किनको बताएंगे, सेक्रेटरी को बताएंगे। और इंडियन काउंसिल को कुछ समय बाद एडवाइजरी बॉडी के नाम से भी उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। तो सेक्रेटरी होते हैं, और सेक्रेटरी किसको कनेक्ट करते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी जो होती है उसके थ्रू ये काम कराते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो एक केवल ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपॉली थी, अब वो धीरे धीरे एक रेगुलेशन के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन होना शुरू हो गया था। तो आप देख रहे हैं कि हिस्टोरिकल के साथ साथ पॉलिटिकल भी चेंजेस हो रहे हैं इंडिया में आफ्टर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो इन दोनों को कोरिलेट करके आपको चलना होगा, और साथ ही साथ आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट तरीके से आपको रटा होना चाहिए। जैसे भी कुछ करो उसको मेमोराइज कर लो या उसको समझ लो, जो भी कॉन्सेप्ट है उसको समझ लीजिए, तब जाकर आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, अदरवाइज आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें तो इसमें लिखा है हाउ दे डिफर इन मॉडर्न अप्रोच। तो मॉडर्न अप्रोच से कैसे डिफर है, तो मॉडर्न अप्रोच से डिफरेंस दिखाने के लिए आप सिंपल सा एक काम कर सकते हैं। जो मॉडर्न का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, जैसे कि सेंट्रल अथॉरिटी है, स्टेट है,
फिर स्टेट के नीचे आपके डिस्ट्रिक्ट आते हैं, डिस्ट्रिक्ट नीचे सब डिस्ट्रिक्ट हैं, उसके नीचे ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स इनके विलेज हैं, और जो उसके हेड हैं, जैसे सेंट्रल अथॉरिटी के कौन हेड होते हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उसके ऊपर एक प्रेसिडेंट हैं, और उसके बाद आप देखेंगे कि स्टेट में सीएम है, सीएम के ऊपर गवर्नर है। फिर आप देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट में डीएम होते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट में एसडीएम होते हैं सॉरी, सब डिस्ट्रिक्ट में तहसीलदार हैं। फिर आप देखेंगे नीचे आएंगे तो ब्लॉक बीडीओ आते हैं, फिर विलेज में पंचायत आ जाता है या फिर म्यूनसिपालिटी आ जाती है। तो ये आप इसको एक मॉडर्न जो आप देखेंगे उसको डिफाइन करेंगे एक फ्लो चार्ट में। और जो पहले का था, जैसे फेडरल था, फेडरल गवर्नमेंट थी, फिर प्रोविंशियल था, उसके फेडरल थे, प्रोविंशियल में प्रिंसिपल स्टेट थे, डुअल गवर्नमेंट थी, डायरकी थी, ये सब आप उसमें डिफाइन करेंगे तो ऑटोमेटिक कोई डिफरेंस कर देगा। ठीक है, ऑटोमेटिक डिफरेंस कर देगा। आपको इधर लिख देना है, इधर आप इधर सीधा सा लिख देंगे कि मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस, और इधर लिख देंगे एंशिएंट या फिर ओल्ड वाला। आप उसको डिफाइन कर देंगे, उसके जो एडमिनिस्ट्रेशन बॉडीज थे, एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी थे, उसको डिफाइन करेंगे, और इधर आपके मॉडर्न को कर देंगे, ऑटोमेटिक कोई डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करेंगे, एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द पॉलिटिकल साइंस एंड द सोशियोलॉजी हाईलाइटिंग द पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी एंड डिफरेंस। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपको थोड़ा सा फिर से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को अच्छे से पढ़ना होगा। जैसे कि रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी। पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी में काफ़ी आप देखेंगे रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। कैसे? जब कोई रेगुलेशन बनता है, आखिर रेगुलेशन बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? अगर जो सोसाइटी है, जो जनता है, अगर वो किसी की गुलामी स्वीकार कर ले, कोई उसके ऊपर अत्याचार कर रहा है उसको स्वीकार कर ले, तो वहाँ पे किसी भी तरीके का कोई लॉ लाने की जरूरत है ही नहीं। लॉ कब आता है? जब समाज में विद्रोह होता है। समाज के लोग उसको कंडेम करते हैं कि नहीं, हमारे लिए सही नहीं है, ये हमारे अधिकारों का अवहेलना कर रहा है, या हमारे अधिकारों का वायलेशन हो रहा है, या हमारे ऊपर ये एक्सप्लॉयटेशन है, एक तरीके का शोषण है। तो जाके जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है, या फिर जो गवर्निंग बॉडी होती है, या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होती है, उसके कान के नीचे जू रेंगता है कि भाई अब जो जनता है वो जाग चुकी है, तो हमें इनके लिए कुछ लॉ बनाने की जरूरत है कि आने वाले समय में अगर मेरे बाद जो कोई अथॉरिटी आएगी तो वो किसी भी तरीके का एक्सप्लॉयटेशन ना करे। तो आप देखेंगे कि सोशियोलॉजी से थोड़ा सा कनेक्ट तो करता ही है पॉलिटिकल साइंस। तो आपको फिर से इंडियन सोसाइटी के बारे में भी जानना जरूरी है कि कैसे उस समय की सोसाइटी थी भारत की। तो जब आप हिस्ट्री को आप थोड़ा सा पढ़ के देखेंगे तो आपको लग जाएगा, आपको वहीं से क्लियर कट होने लगेगा कि आखिर इंडियन सोसाइटी कैसे उस समय डेवलप हो रही थी, या इंडियन सोसाइटी के बीच क्या चल रहा था उस समय। इंडियन सोसाइटी में क्या था? इंडियन सोसाइटी में आप देखेंगे कि थोड़ा सा अगर आप इसको एक्सप्लेन करें तो आप देखेंगे कि आफ्टर द 1885, जब 1885 में आईएनसी का निर्माण होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है, तो 1885 से लेके 1905 लगभग 20 साल, 20 ईयर्स किसके हाथ में कमान होता है? तो ये होता है मॉडरेट्स के हाथ में, जो हमारे नरम दल के होते हैं, जिसमें WC बनर्जी, चित्तरंजन दास, ठीक है, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये लोग रहते हैं। तो मॉडरेट्स होते हैं, उनके हाथ में कमान होता है। और ये क्या करते हैं? ये पिटीशन फाइल करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, फिर जाके मीटिंग्स करेंगे, फिर मेमोरेंडम भेजेंगे कि सर मैंने आपसे ये काम कहा था और आपने किया नहीं। तो आईएनसी किस लिए बना था? कि जो लोग हल्का विद्रोह शुरू हुआ था भारत में, जैसे 1857 क्रांति के बाद अंग्रेजों के खिलाफ तो विद्रोह तो चल ही रहा था। तो जो जनता थी उनमें तो ऐसा नहीं था कि वो चुप हो गए थे, जनता तो अभी भी उसी तरीके से उबाऊ थी कि इनसे कैसे छुटकारा मिले। तो उसको देखते हुए जब 1858 के बाद जब ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर जब भारत की जब सारी अथॉरिटी चली जाती है, अथॉरिटी इन द सेंस कि भारत का जो रेगुलेशन करना है वो सारा का सारा पावर कौन ले लेता है? ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट जब ले लेता है तो उसी समय आप देखेंगे कि 1885 में, उसी क्रम के दौरान ये 1885 में आईएनसी बनता है। और आईएनसी के हेड कौन होते हैं? मॉडरेट्स होते हैं। और मॉडरेट्स कौन होते हैं? ये सब लोग उस समय के एलिट क्लास के होते हैं, जो कि पढ़े लिखे होते हैं, इनको थोड़े से पॉलिटिकल साइंस या फिर आप देखेंगे कि राजनीतिक विज्ञान या राजनीति के बारे में इनको अच्छा खासा ज्ञान होता है। तो जो सोसाइटी होती है इस समय किसके ऊपर बिलीव कर रही है? इनके ऊपर, क्योंकि ये समझ रही है कि ये हमारे लोग हैं, तो ये जो डिसीजंस लेंगे हमारे फेवर में होगा, ठीक है। तो सोसाइटी इनको बिलीव करिए। बट इन 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है और लॉर्ड कर्जन के समय पे जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हो जाता है, तो देखते हैं कि सोसाइटी फिर से सोसाइटी सोच रही थी कि अब धीरे धीरे हम सही होंगे और फिर से एक नया
प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है, जो कि एक पार्टीशन के रूप में आ जाता है, जो बंगाल का विभाजन होता है। बंगाल के विभाजन के बाद जनता के बीच में बहुत ही ज़्यादा अंग्रेजों के प्रति, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर एकदम उबाऊ हो जाते हैं कि आखिर ये क्या कर रहे हैं। रिलीजन के नाम पे डिवीजन कर देते हैं। उसके वजह से क्या होता है कि जो बंगाल है वो आपस में ही अब रिलीजन के नाम पे लोग आपस में भिड़ना शुरू कर देते हैं। उसके बाद से कमान संभालते हैं कौन? एक्सट्रीमिस्ट्स, जो कि गरम दल के लोग होते हैं। तो एक तरीके से आप देखेंगे कि इसी सोसाइटी के अंदर ये एक्सट्रीमिस्ट्स भी हैं, इसी सोसाइटी के अंदर ये मॉडरेट्स भी हैं। तो सोसाइटी का बहुत बड़ा योगदान होता है पॉलिटिकल साइंस के कंस्ट्रक्शन में। जब तक सोसाइटी के अंदर से किसी भी तरीके का रिवोल्यूशन नहीं होगा, किसी भी तरीके के एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ बोला नहीं जाएगा, वो एक्सप्लॉयटेशन होता रहेगा, वो कभी रुकने वाला नहीं है। आप सोच के देखिए कि अगर कोई पावरफुल बंदा है, अगर उसको जनता उसको जी हुजूरी कर रही है, जनता उसकी, तो उसको कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। वो तो उसको लगेगा कि जो मैं कहाँ हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो सब सही है। ठीक है। जब अब ऐसा तो कोई दिव्य ज्ञान तो अचानक से आएगा नहीं कि एक रात सोएंगे, सुबह उठेंगे तो कहेंगे वो क्या हो गया, मैं तो गलत कर रहा था जनता के साथ अचानक से। तो ऐसा कुछ होगा नहीं। जब तक जनता उनको जगाएगी नहीं तब तक वो जागेंगे नहीं। तो जनता जो सोसाइटी है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसमें देखेंगे एक्सट्रीमिस्ट्स जो हैं वो 1905 में अपना कमान लेते हैं, फिर से एक्सट्रीमिस्ट्स इस चीज़ को संभालते हैं और फिर मॉडरेट से सेपरेट भी हो जाते हैं। आप देखते हैं लखनऊ पैक्ट होता है, एक सूरत स्प्लिट होता है जिसमें मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स स्प्लिट हो जाते हैं। कि सारा का सारा आपको एक क्रोनोलॉजी में आपको पूरा याद होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे डिटेल में तो पढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी मैं कोर्स में पढ़ा चुका हूँ, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हो। ठीक है। तो ये आपका इस क्वेश्चन को डील करने का कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो पॉलिटिकल साइंस विथ इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस विथ साइकोलॉजी, ये आई थिंक इतना डिटेल में नहीं आएगा, पर मुझे लगा कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है इसलिए मैंने इसको डाल दिया था। बाकी आप इसको में भी ना आए वैसे आपको ऑप्शन होता है, अगर कोशिश करेगा इस क्वेश्चन को अवॉइड ही कर दीजिएगा क्योंकि इतना ज़्यादा आप डिटेल में जाएंगे क्योंकि आपका समय भी नहीं है। और साइकोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस को अगर आप एक्सप्लेन करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको वापस से फिर से कुछ थिंकर्स को बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अभी के लिए पॉसिबल है बट अभी इतना समय नहीं है कि आप इसको कवर कर पाएँ, तो इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। बाकी इसको तो आप डिफाइन कर सकते हैं इकोनॉमिक्स के टर्म में, क्योंकि सारा मामला इकोनॉमिक्स पे ही था, सारा मामला ही पैसे को लेके था। ठीक है। एक्सप्लेन द नॉर्मेटिव एंड एम्पिरिकल डायमेंशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है। डिस्कस द इंपॉर्टेंस एंड द लिमिटेशन ऑफ डिफरेंस मेथड ऑफ स्टडिंग द पॉलिटिकल साइंस। जो डिफरेंस मेथड हैं, किस किस मेथड से पॉलिटिकल साइंस को पढ़ सकते हैं, उसके जो लिमिटेशंस है उसको भी डिफाइन करेगा। अगर आप बात करें हम लोग यूनिट सेकेंड की बात करें तो इसमें क्या लिखा है? अप्रोच द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जिसमें आप देखेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। जो पहले के जो अप्रोच हुआ करते थे जिसमें इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच और फिलोसफिकल अप्रोच। ठीक है। और मॉडर्न अप्रोच में आप क्या देखते हैं कि बिहेवियरल अप्रोच और पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच। इसमें आप देखेंगे कि बिहेवियरल अप्रोच और पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच, कैसे बिहेवियरल अप्रोच और कैसे पोस्ट बिहेवियरल। इसमें क्या है कि बिहेवियरल अप्रोच में क्या है कि मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने का बिहेवियरल अप्रोच ये होता है कि कैसे जनता का क्या उसमें मत है, जनता क्या चाहती है। आखिर आप किसी के ऊपर लॉ बनाना चाहते हैं और विदाउट उसको बताए कि आपके ऊपर ये लॉ थोपा जा रहा है कैसे। अगर आज आप देखेंगे कि कई सारे ऐसे गवर्नमेंट के द्वारा या फिर कुछ ऐसे पॉलिसी या कुछ लाए जाते हैं जो कि आम जनता उस चीज़ को समझ नहीं पाती है, या फिर जो गवर्नमेंट जिसको समझाने के लिए भेजती है वो शायद उस चीज़ को उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है कि जनता जानती तो है कि ये चीज़ आया हुआ है लेकिन उस चीज़ से कंप्लीट अवेयर नहीं होती, जिससे क्या होता है कि जैसे हाल पहले था वैसे हाल अभी भी रहता है, उनका कोई चेंज नहीं होता है, जिसके वजह से सीधा सीधा नुकसान किसको होता है? गवर्नमेंट को होता है। गवर्नमेंट ने तो इनिशिएट लिया है किस चीज़ को सुधारेंगे, लेकिन जो गवर्नमेंट के लोग गए वहाँ पे शायद उनके अप्रोच में थोड़ी सी इधर उधर 19-20 हो जाए, वो समझाने में असमर्थ रहें या फिर लोग समझने में असमर्थ रहें, तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है। तो मॉडर्न अप्रोच ये बताता है कि जनता एक्चुअल में क्या चाहती है, किस तरीके से जनता हमसे कनेक्ट कर पाएगी, वो बिहेवियर अप्रोच होता है। पोस्ट बिहेवियर अप्रोच क्या होता है कि अगर कोई लॉ बना दिया गया, सपोज करिए कि किसी एरिया में पानी की समस्या है, पूरी की पूरी जनता उससे एकदम बेहाल है कि भाई पानी नहीं आता है, पानी के बिना कैसे जीवन गुजारा जाए। भाई देखो पानी का सब सिस्टम लगा दिया गया, रिजर्वायर हो गया, अचानक से में भी क्लाइमेट चेंज हो जाए, कुछ हो जाए, फिर वहाँ पे उस एरिया में बारिश आने लगे या फिर किसी भी तरीके का बाढ़ जैसी स्थिति हो जाए, तो बाढ़ जैसी स्थिति हो जाएगी, उसमें क्या होगा? पोस्ट बिहेवियर अप्रोच देखा जाएगा कि आखिर
कोई पॉलिसी बनाई गई, पॉलिसी बनाने के बाद उस पॉलिसी का रिएक्शन क्या हुआ। आखिर आपने एक समस्या बनाई, एक समस्या का निदान किया, और उस समस्या से उत्पन्न हुई कोई समस्या है तो उसको कैसे निदान किया जाएगा, तो उसी को हम लोग पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि समझ में आ रहा होगा आपको कि हमेशा जो कोई सोल्यूशन दिया जाता है, जब कोई एक मास लेवल पे कोई प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन जब आप देते हैं तो ये मान के चलिए 100% मान के चलिए कि उस सोल्यूशन के बाद कुछ ऐसे प्रॉब्लम आएंगे जो उस सोल्यूशन को भी कंडेम कर रहे होंगे। तो जो प्रॉब्लम सोल्यूशन के बाद आते हैं उसी को हम लोग पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच में देखते हैं, फिर उसको भी हम लोग रिजॉल्व करने का काम करते हैं। सिंपल सी बात है। अगर आप एक थोड़ा सा हट के एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, आर्टिकल्स तो बनाए गए भाई राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम, आपको फ्रीडम दिया जा रहा है बोलने का, अपने अधिकारों को जीने का, लेकिन बाद में क्या हुआ कि उसमें भी कुछ चेंजेस लाए गए, जैसे आर्टिकल 19A में चेंज लाए गए, 19A 19 क्लॉज ए क्लॉज बी करके। तो आप देखेंगे कि कोई भी लॉ बनाने के बाद ग्राउंड लेवल से जो रियलिटी बाहर आती है, फिर उसके बाद उस पर काम करना, वही आपके पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच में आप लोगों को पढ़ना पड़ता है। और इधर आप देखेंगे कि इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे कि आपके लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट, जो भी इंस्टीट्यूशनल बॉडी हैं उनके द्वारा जो अप्रोच लिया जाता है। हिस्टोरिकल अप्रोच, जो हिस्ट्री को लेके चला जाता है। हिस्ट्री में जैसे कि अगर आप हिस्ट्री को देखें तो हिस्ट्री से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, बहुत कुछ सीखा जा सकता है। और आप देखेंगे कि अगर हिस्ट्री में अगर आप एक मेडिवल हिस्ट्री का एक छोटा सा इंसिडेंट आप देख सकते हैं कि जब चंगेज़ खान जब मंगोल से चले थे और जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर था, अफगानिस्तान वाला एरिया, वहाँ के एक राजा थे, उनके प्रिंस के ऊपर जब अटैक करने वाले थे चंगेज़ खान, तो उनके प्रिंस क्या हुए कि सिंधु नदी क्रॉस करके भारत में आए। अब भारत में आके शरण मांगे थे किससे? इल्तुतमिश से। इल्तुतमिश उस समय के रूलर थे। तो इल्तुतमिश ने क्या कर दिया था, उसको मना कर दिया था कि भाई हम आपको शरण नहीं देंगे, अगर हमने शरण दिया तो अभी हम कंप्लीट तरीके से स्टेबल तो है नहीं, हमारे पास इतनी पावरफुल आर्मी है नहीं जो चंगेज़ खान जैसे एनिमीज हम लोग हैंडल कर पाएँ, तो आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए, अभी हम खुद ही परेशान हैं, अगर आपको लेंगे तो और इंडिया में परेशानी ही आएगी, किसी भी तरीके कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो एक उन्होंने डिसीजन लिया, एक डिसीजन की वजह से चंगेज़ खान भारत में इंटर नहीं करते हैं। और भी कई सारे रीज़न होते हैं। रीज़न क्या होते हैं कि उतनी भारी भरकम सेना जब उतना लंबा ट्रेवल करके आती है, वो थकी भी होती है, उसमें कुछ लोगों को बीमारियां भी हो जाती हैं, और जो इंडिया का क्लाइमेट है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। इंडिया का क्लाइमेट भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि इधर गर्मी बहुत होती है, उधर के लोग थोड़े से उधर का क्लाइमेट जो है थोड़ा सा ठंडा होता है, इधर की गर्मी उनको बर्दाश्त नहीं होती। तो और भी सारे रीजन्स होते हैं कि चंगेज़ खान सिंधु नदी को क्रॉस करके भारत में नहीं आते हैं। लेकिन एक डिसीजन हमेशा एक हिस्ट्री में एक डिसीजन बन गया कि इल्तुतमिश ने एक डिसीजन लिया कि हम आपको अपने एरिया में नहीं रख सकते, हम आपको शरण नहीं दे सकते, अगर हम देंगे तो ये हमारे लिए समस्या का एक समस्या हमारे लिए खड़ी कर सकता है। अगर थोड़ा सा हिस्ट्री को लेकर देखा जाए तो सेम गलती किसने कर दी? सुजाउद्दौला ने गलती कर दी जब मीर कासिम जब बंगाल का जब नवाब था, जो भी मीर कासिम, क्योंकि जब आपके सिराजुद्दौला जब थे तो उनके बाद जो नवाब बने मीर जाफर के बाद जो बने मीर कासिम, तो मीर कासिम पे जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने फोर्स किया कि हमें इतने पैसे चाहिए, तो मीर कासिम ने क्या किया? मीर कासिम ने पैसे देने से मना कर दिए, और कुछ ब्रिटिशर्स के जो ऑफिसर्स थे उनके ऊपर थोड़ा सा उन्होंने कुछ ब्रूटल तरीके से अपना अप्रोच किया, फिर वहाँ से भाग गए। अब भाग के कहाँ चले गए? बगल के एरिया जो था अवध में। और अवध के जो नवाब थे उस समय सुजाउद्दौला, उन्होंने सेम गलती कर दी जो गलती इल्तुतमिश ने नहीं की थी। सेम गलती उन्होंने कर दी, क्या? मीर कासिम को शरण दे दिया। अमीर कासिम को शरण देने में क्या किया? उन्होंने इनवाइट कर दिया किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि आइए अब हमारे ऊपर अटैक करिए। और आप देखेंगे कि जब आपका बैटल ऑफ बक्सर होता है 1764 में, कि सबसे बड़ा एक हिस्टोरिकल बैटल मान सकते हैं, जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के लग गया कि अब हमारा जो नॉर्थ एरिया है, नॉर्थ वाला रीजन है भारत का, वो हमारे अंडर में आ चुका है। ठीक है, तो हिस्ट्री से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो उसी तरीके से हिस्टोरिकल अप्रोच है। तो हिस्टोरिकल अप्रोच के जो इवेंट्स हैं वो बहुत हेल्पफुल करते हैं आपके पॉलिटिकल साइंस को कंस्ट्रक्ट करने में। एक एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे कि अगर आप देखें भारत में जब ग्रीक का आक्रमण हुआ, तो ग्रीकों ने जब डेरियस थे तो उन्होंने
प्रोविंसेस बांट रखे थे, प्रोविंसेस को अपने किस में बांट रखे थे, सत्रापी में। तो उन्होंने देखा कि एक बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अपने बड़े से एरिया को छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर दीजिए और हर एरिया पर अपना एक सबऑर्डिनेट बैठाइए और वहाँ से उससे आप पूरे जनता से कनेक्ट कर पाना मुश्किल है, आप एक सबऑर्डिनेट से कनेक्ट करिए और उस एरिया में जो समस्या है उसको आप निदान करिए। सेम चीज़ अप्रोच कौन अपनाते हैं, सेम चीज़ अप्रोच अपना देते हैं अशोक के समय आप मौर्य एम्पायर में देखेंगे कि सेम वही अप्रोच अपनाया जाता है। वहाँ पे जो डिवीजन था उसको सत्रापी बोलते थे और यहाँ पे जो डिवीजन हुआ उसको प्रोविंशियल बोलने लगे। तो इस तरीके का आप हिस्ट्री से जब कनेक्ट करते हैं तो पॉलिटिकल साइंस में भी हिस्टोरिकल जो इवेंट्स हुए हैं उसके बहुत सारे इम्पैक्ट होते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं। एक्सप्लेन द फिलोसफिकल अप्रोच पॉलिटिकल साइंस विद द डिफरेंस ऑफ क्लासिकल पॉलिटिकल थिंकर्स। जो फिलोसफिकल अप्रोच जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, जैसे रूसो हैं, कार्ल मार्क्स हैं और भी कई सारे पॉलिटिकल थिंकर्स थे जिन्होंने अपने अपने विचार रखे, जिसमें आप देखते हैं सुकरात भी हैं। तो अपने अपने विचार रखे, अपने उस विचारों को भी कैसे कंपाइल करके कैसे आप पॉलिटिकल फिलोसफिकल तरीके से अप्रोच ले सकते हैं पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करने में, ये भी बहुत बड़ा मायने रखता है। तो आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं। ये सारा कोर्स में मैंने पढ़ा रखा है, एग्जाम्पल सहित है, सब आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे यूनिट 3 में क्या है, स्टेट ओरिजिन। स्टेट का ओरिजिन कैसे होता है, उसका नेचर और उसका एंड कैसे हुआ, उसका वेलफेयर और वेलफेयर ऑफ स्टेट कैसे होता है। तो उसके लिए आप क्वेश्चन देख सकते हैं कैसे पूछा जा सकता है। डिफाइन द स्टेट। स्टेट क्या होता है, एक आखिर राज्य क्या है। स्टेट का मतलब यहाँ पे किसी एक, अभी यहाँ पे स्टेट का मतलब किसी एक कंट्री को ही लेकर चलिएगा। अगर कोई एरिया है, कोई बड़ा सा एरिया है, उसको आप कंट्रोल करना है, उसमें रेगुलेटरी बॉडी बनानी है, उसको प्रॉपर तरीके से वहाँ पे रेगुलेशन करना है कि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो, तो उस एरिया में स्टेट को कैसे डिफाइन करेंगे। और क्या लिखा है, डिस्कस द इसेंशियल एलिमेंट्स। जैसे कि मैंने बताया गवर्नमेंट्स होनी चाहिए, टेरिटरी होनी चाहिए, तो स्टेट के प्रॉपर कौन कौन से एलिमेंट होने चाहिए। साथ ही साथ एक्सप्लेन द वेरियस थियरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेट। और कुछ थियरी दीजिए जो ओरिजिन ऑफ स्टेट को बताते हैं, जिसमें आप देखेंगे कई सारे ऐसे पॉलिटिकल थिंकर्स हैं जिन्होंने अपने अपने थॉट्स दिए हैं कि आखिर एक स्टेट कैसा होना चाहिए, विद द स्पेशल रेफरेंस टू द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी। नेक्स्ट आप देखेंगे डिस्कस द नेचर ऑफ स्टेट एज अ व्यू बाय द लिबरल मार्क्सिस्ट एंड आइडियलिस्ट थिंकर। आप इसमें देखते हैं लिबरल का मतलब फ्रीडम, मार्क्सिस्ट का मतलब जो कार्ल मार्क्स की जो थॉट थी उसको लेके, आइडियलिस्ट का मतलब होता है, देखिए एक चीज़ बता दूं, आइडियल जो चीज़ें होती है ना वो प्रैक्टिकली कंप्लीट पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। आइडियल चीज़ों का मतलब क्या है, जैसे आप फिजिक्स आपने पढ़ा हो, क्लास 11th में पढ़ा हो, तो एक फिजिक्स में एक इंजन के बारे में पढ़े थे हम लोग, कार्नाट इंजन। कार्नाट इंजन क्या था, कार्नाट इंजन वो माना जाता था कि एक आइडियल इंजन है जो कि एक हाइपोथेटिकल बेस पे बनाया गया है, जिसमें जीरो एफिशिएंसी मतलब जीरो डिफिशियंसी, मतलब किसी भी तरीके को उसमें नुकसान नहीं होगा। सपोज करिए आपने जितना आपने पोटेंशियल लगाया उतना का वो काम करके देगा, तो कुछ इस तरीके का कभी पॉसिबल हो नहीं सकता। अब ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी कहीं पे भी अगर आप किसी भी स्टेट में कोई भी अगर काम करते हैं तो वहाँ पे थोड़े बहुत डिफेक्ट होते हैं, परफेक्शन नहीं आ सकती हर चीज़ में, ठीक है। तो उस चीज़ को आइडियलिस्टिक जो थिंकर्स हैं उनको भी आपको इसको लेके चलना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर बात करें तो डिस्कस द एंड ऑफ फंक्शंस ऑफ स्टेट इन द मॉडर्न टाइम्स। व्हाट इज द वेलफेयर ऑफ स्टेट। वेलफेयर ऑफ स्टेट के बारे में आप देखेंगे। वेलफेयर ऑफ स्टेट में आप सिंपल सी बात है, जस्टिस होनी चाहिए ठीक ठाक, जनता के ऊपर एक्सप्लॉयटेशन ना हो, जनता को अधिकार हो अपने काम करने का, एब्सोल्यूट पावर किसी के पास ना हो, ठीक है। ऊपर से और उसके बाद जनता के पास फ्रीडम हो, लिबरल हो, सेकुलर हो। सेकुलर तो थोड़ा सा भी अलग कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें कुछ जो मेन चीज़ है, जैसे कि उसमें फ्रीडम होनी चाहिए, जनता के पास इतना अधिकार हो कि अपने काम को करने में किसी तरीके का हिचकिचाहट ना हो, उसके पास किसी भी तरीके का कोई प्रेशर ना हो, ठीक है। उनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई ऑपरेसिव टैक्सेस लगाने वाला कोई ऐसा राजा ना हो जो केवल जनता से पैसे लूटने की कोशिश कर रहा हो। तो वेलफेयर ऑफ स्टेट में आप सारा चीज़ उसमें मैंने पढ़ा रखा है कोर्स में, आप वहाँ से देख सकते हैं। क्रिटिकली इवेल्युएट द रोल ऑफ वेलफेयर ऑफ स्टेट इन द कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज़। अब कंटेम्प्रेरी सोसाइटी जो इवेल्युएशन, जब एक स्टेट का निर्माण हो रहा है या किसी भी स्टेट का निर्माण हो रहा है, सपोज करिए कि भारत में जब एडमिनिस्ट्रेशन का जब प्रोसेस चल रहा था, तो अगल बगल के जो कंट्रीज थे उनका क्या अप्रोच था, वो कैसे इसमें हेल्पफुल किए, तो ये भी आप इसमें थोड़ा सा एडअप कर सकते हैं। लास्ट यूनिट है आपका, इसमें आप देखेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। तो जो ये ऊपर है ना वेलफेयर ऑफ स्टेट, तो वेलफेयर ऑफ स्टेट में ये चारों चीज़ चाहिए, कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ चाहिए, जस्टिस चाहिए, लिबर्टी चाहिए और इक्वालिटी चाहिए, तभी जाके वेलफेयर ऑफ स्टेट हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा।
अगर आपके पास लिबर्टी नहीं है, आपके पास फ्रीडम नहीं है, अधिकार नहीं है अपने काम करने का, इक्वलिटी नहीं है, समानता नहीं है, अगर डिस्क्रिमिनेशन है तो भी दिक्कत होगी, जस्टिस नहीं है, कोई न्याय नहीं हो रहा है तो भी प्रॉब्लम होगा। और जस्टिस तभी होगा जब आपके पास कोई लॉ होगा, कानून रहेगा तभी तो जस्टिस होगा, वरना जिसको जो मन हो वो करे। ठीक है, डिफाइन लॉ एंड जस्टिस, एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन द लॉ एंड जस्टिस इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। आप यहाँ पे क्या करेंगे, डिफाइन द लॉ एंड जस्टिस, लॉ एंड जस्टिस को डिफाइन करेंगे, उसके बाद से एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड जस्टिस, लॉ एंड जस्टिस के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको डिफाइन करेंगे। और किसके बेस पे डिफाइन करना है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी, एक लोकतांत्रिक सोसाइटी में कैसे लॉ एंड जस्टिस का वर्क होता है उसको आप डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, आज़ादी और समानता, इसको डिफाइन करिए। और डिस्कस द हाउ लिबर्टी एंड इक्वलिटी कैन बी रिकन्सिलिएट इन अ मॉडर्न स्टेट, और कैसे लिबर्टी और इक्वलिटी मॉडर्न स्टेट को रिकन्सिलिएट करती है, कैसे उसको रिकन्स्ट्रक्ट करने में या फिर उसमें कैसे चेंजेस लाने में, उसके जो अभी फिलहाल में कोई प्रॉब्लम चल रही हो उस समय पे, उस समय में अगर कोई समस्या चल रही हो तो उसमें कैसे उसका योगदान उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, तो ये सब आप इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये आपका 4 यूनिट था, लगभग 28 क्वेश्चन बनाए हैं, बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज कर के मैंने इसको किया है। बाकी आप इस चीज़ को आप एक बार देख सकते हैं कि इस तरीके से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, आप इस तरीके के क्वेश्चन को एक बार जरूर गो थ्रू हो जाएगा। और जो जो टॉपिक्स इसमें दिए गए हैं उस टॉपिक्स, उस सब हेडिंग टॉपिक्स को भी एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप पूरा तरीके से पढ़ के नहीं जाएंगे तब तक आपको खास करके पॉलिटिकल साइंस में या फिर किसी सब्जेक्ट में, किसी भी सब्जेक्ट में बिना पढ़े आप कुछ उल्टा सीधा ही लिखेंगे, ये तो सबको पता है। तो बिना पढ़े मत जाइएगा, जो भी आपके पास कंटेंट है, जिस बुक को आप फॉलो कर रहे हो, अगर आप कोर्स बाई नहीं करना चाहते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाई कर लेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, नहीं करेंगे तो आप, अगर आपने पढ़ाई अभी तक अच्छे से की होगी तो कोई ज़रूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है बाई करने की, तो आप वहाँ से आराम से कंप्लीट करके आराम से पूरा का पूरा पढ़ के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं कोर्स में तो उनको मैं बता दूँ कि आप सीधा यहाँ पे LU अपडेट सर्च करेंगे, LU अपडेट सर्च करेंगे, और जैसे LU अपडेट सर्च करेंगे तो आपको यहाँ से ऐसे यहाँ पे फर्स्ट आप यहाँ पे इसको सर्च करेंगे, यहाँ पे कोर्स पे जाइएगा, कोर्स पे जाने के बाद देखना है कि 149 रुपीज़ कोर्स का है प्राइस, BA NEP बैच। ठीक है, BA NEP बैच, यहाँ पे जाइएगा और यहाँ पे आप BA फर्स्ट सेमेस्टर जो 149 रुपये का है, आप इसे यहाँ से बाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मैं बता दूँ PDF, क्लास के जो आपके PPT हैं वो, और लेक्चर, ये 4 चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पे। और PDF याद रखिए कि ये इंग्लिश में है, इंग्लिश में है। और ये जो आपके PPT हैं ये बाइलिंगुअल मिलेंगे आपको, ये बाइलिंगुअल हैं। बाकी आपके जो PDF हैं ये वाले, ये सब आपके इंग्लिश में है, तो आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं, आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो लेक्चर भी हैं, आप वहाँ से उसको पढ़ के आराम से वहाँ पर नोट्स बना सकते हैं। हालांकि इसमें इतना समय नहीं है कि आप लेक्चर एक एक लेक्चर करके देखें, तो आप PDF और PPT को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि PPT बहुत क्रिप्स में है, आप उसको पढ़ लेंगे तो आपको, आपके पास अगर थोड़ा सा भी जनरल अवेयरनेस को, अगर आप अभी तक थोड़ा सा आपके पास अगर अप्रोच होगा किसी भी आंसर राइटिंग करने का, तो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से ये कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो जो हेल्पलाइन नंबर है LU अपडेट का, उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं। और बस इतना ही है। बाकी अब नेक्स्ट कल क्लास में हम लोग देखेंगे MIH को, MIH के कुछ मॉडल पेपर देखेंगे, मॉडल पेपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, और फिर हम लोग आपको वो PDF आपको दे दूंगा। और ये जो PDF मैं दिखाया अभी आपको, ये PDF जो है, ये वाला PDF जो बच्चे YouTube पे देख रहे हैं उनके डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो बच्चे कोर्स में हैं, वो कोर्स वाले बच्चे आपके कोर्स का जो PDF फाइल है उसमें PDF अभी कुछ देर में अपलोड हो जाएगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग इस PDF को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोडेबल है, आप डाउनलोड करके इसको रख सकते हैं। बाकी आप इसको एक बार डिजिटली भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं डाउनलोड करके रखने के लिए, क्योंकि इसमें कुछ डिटेल में कुछ दिया नहीं है, बस एक क्वेश्चंस का फ्रेम है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, ख्याल रखें सभी अपना, बाय बाय।